आज की मुलाकात अंतर्गत हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना परिवार फैमिली आईडी, एक परिवार की पहचान। इस परियोजना के तहत हमारे साथ हमारे जुड़े हैं एसईएमटी से स्टेट ई गवर्नेंस मिशन मोड मिशन टीम की तरफ से श्री शिवम ज्योति जी। तो जो एक जी, तो शिवम जी क्या डिपार्टमेंट इस पूरे परियोजना को लीड कर रहा है यूपी में। शिवम जी इसमें हमारे साथ आज विशेषज्ञ के रूप में होंगे। आप सभी दिल्ली से रिक्वेस्ट होगी कि जो क्वेश्चंस होंगे आप क्वेश्चन के चैट बॉक्स में डालेंगे, हम लोग उसको सेशन के बाद में एड्रेस करेंगे। तो अभी शुरुआत करते हैं। शिवम जी आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सरकार की मंशा अनुसार आज हम बीएलईज के बीच में इस परिवार आईडी के बारे में, फैमिली आईडी के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और हमें उम्मीद है कि हमारे बीएलईज आज इससे बहुत ज्यादा लाभ लेंगे और ज्यादा से ज्यादा नागरिकों तक इस सेवा के बारे में विधिवत जानकारी देंगे। शिवन जी ओवर टू यू, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं सर कि ये परिवार आईडी फैमिली आईडी है क्या वास्तव में। फैमिली आईडी के नाम से ही है कि फैमिली आईडी सभी परिवारों को एक आईडी दी जाएगी। इसके लिए जो इन प्रिंसिपल अप्रूवल हुआ वो चीफ सेक्रेटरी सर का हुआ जुलाई 2022 में। इसके माध्यम से ये निर्णय लिया गया कि सभी परिवारों को, उत्तर प्रदेश के सभी परिवारों को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 3.5 करोड़ परिवार और कुल 15 करोड़ मेंबर के पास राशन कार्ड धारक है। तो सरकार ने यह निर्णय लिया कि इन 15 करोड़ मेंबर का राशन कार्ड नंबर ही इनकी फैमिली आईडी होगी। शेष बचे, अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अप्रोक्स 25 करोड़ माने इस समय, तो तकरीबन 10 करोड़ लोगों के पास फैमिली आईडी अभी वर्तमान में नहीं है। उनके लिए सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया, दैट इज familyd.up.gov.in, जहां पर सिटीजन खुद से आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और सेम जैसे कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र में वेरिफिकेशन होता है, उनका ग्राउंड वेरिफिकेशन करके उनको परिवार आईडी दे दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन दो माध्यम से किया सकता है, सिटीजन खुद से कर सकते हैं जो कि पूर्णतः निःशुल्क है। दूसरा माध्यम जैसे कि रूरल एरिया में सिटीजन को सपोर्ट करने के लिए हमारे सीएससी सेंटर्स पे बीएलईज हैं। सीएससी सेंटर के माध्यम से भी सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए जो शुल्क है वो बीएलईज के माध्यम से बीएलयू को और सरकार को प्राप्त होगा। इससे लाभ क्या है, फैमिली आईडी बनाने से लाभ क्या है कि अभी तक जो हमारी प्रदेश की सरकार होती थी, सिटीजन उन तक पहुंचता था योजनाओं का लाभ लेने के लिए। सिटीजन को कोई लाभ लेना है तो उसके लिए एप्लीकेशन अप्लाई करता था, फॉर्म भरता था, उसके पास उसका ग्राउंड वेरिफिकेशन होता था, देन उसको लाभ दिया जाता था। अभी सरकार की मंशा क्या है कि सरकार खुद से खुद पात्र लाभार्थियों तक सरकार पहुंचे। इसके का जो पूरा का सिस्टम है, ये हमारा फैमिली आईडी के माध्यम से इसको सरकार अचीव करने की तरफ अग्रसर। अजय जी, ये आपने एक तरीके से इसका पूरा सारांश में सारी बात को समझाया। एक बार जहां तक मैं समझ पाया, मैं भी इसको दोहराते हुए अपने बीएलईज को बताने की कोशिश करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, चूंकि आप देख रहे हैं कि डिजिटल गवर्नमेंट, आप लोग भी डिजिटल गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है, ई गवर्नेंस का एक हिस्सा है सीएससी। तो भारत सरकार ने 2006 से शुरुआत करी थी, तमाम चरणबद्ध तरीके से चीजें आगे बढ़ती आई। अब सरकार अभी तक डिजिटल फॉर्म में किसी काम को करती थी, करने के लिए एक बीएलईज को नागरिकों से, मतलब नागरिकों को तमाम तरीके के जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और अलग अलग चीजें किसी भी लाभ को लेने के लिए लोगों को एविडेंस के रूप में लगाना होता था, ले जाना होता था, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो। लेकिन धीरे धीरे करके जो आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ईडीसी के अंतर्गत एक स्टेट डेटा सेंटर है जहां पे आप सभी परिवारों के नागरिकों का डेटा कलेक्ट होता चला जा रहा है। जब भी आप कभी भी सरकार के किसी भी डोमेन में कोई भी सूचना डालते हैं, सूचना रजिस्टर करते हैं, तो वो सूचना सरकार के पास रिजर्व हो जाती है, सुरक्षित हो जाती है।
अब ये सारी सूचनाएं अभी भिन्न भिन्न जगहों पे अलग अलग विभागों में पड़ी हुई है। वो सारी सूचनाएं एक परिवार के, देखिए एक व्यक्ति को मिलाकर के परिवार बनता है, तो यहाँ सरकारी दस्तावेजों के मामले में भी एक परिवार एक तरीके से एक डेटाबेस बनाया जा रहा है कि उस परिवार में कौन कौन व्यक्ति हैं, उस परिवार में किन किन सुविधाओं का लाभ मिल चुका है और कितने ऐसे परिवार हैं जिनको किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिला। तो सरकार चूंकि अब ई गवर्नेंस के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ते हुए, जैसा कि आप लोगों ने स्लोगन पढ़ा भी होगा, पहले भी आता था कि सरकार आपके द्वार, तो उसी स्लोगन को चरितार्थ करते हुए एक फैमिली आईडी बनाने की जो शुरुआत की गई है, इसमें आपके परिवार को की सारी सूचनाएं, क्योंकि देखिए ये जो मैं बात अभी आप लोगों को बीएलई की हैसियत से कर रहा हूं, लेकिन ये सारी जानकारी अब आपको एक नागरिकों तक लेके जाना है कि एक व्यक्ति को आखिर, अभी जैसे किसी भाई ने सवाल भी किया कि फैमिली कार्ड से लाभ क्या है, तो हम लोग बिल्कुल अभी इस पे मंथन करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको उत्तर भी बताएंगे कि लाभ क्या है, क्योंकि सामने वाला भी आपसे यही सवाल करेगा कि लाभ क्या है। लेकिन अभी यहाँ पे मैं इसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि परिवार जो फैमिली आईडी की जहां तक बात की गई है, इसकी परिकल्पना सिर्फ यही है कि हर परिवार को जो एक जस्टिस होता है ना, सामाजिक न्याय होता है, सरकार भी इसकी तरफ आगे बढ़ के आना चाहती है कि किसी परिवार में 5 लाभार्थी योजनाएं हैं, उनको लेबर के अंतर्गत साइकिल भी मिला है, उनको वृद्धा पेंशन भी मिल रहा है, ये सब कुछ मिल रहा है, वहीं बगल में दूसरा परिवार है जिसके पास पात्रता होने के बावजूद भी चीजें नहीं है। तो ऐसे में सरकार खुद से उनको डिफाइन करेगी, उनके डेटाबेस को रेडी करेगी और उस संबंधित विभाग को भेजेगी कि इसे ये पात्र जब है तो इसे ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के यही है। तो अभी प्रत्यक्ष रूप से अगर बात करें तो आप लोगों को, अभी लोगों को जागरूक करना है और ज्यादा से ज्यादा फैमिली आईडी उसकी डेवलप करानी है। जैसा कि अभी शिवम जी ने बताया कि 2 माध्यम होते हैं। एक माध्यम है आपका राशन कार्ड, जैसे कि अभी राशन कार्ड है, जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड का नंबर ही आपका फैमिली आईडी होता है। और राशन कार्ड जितने डिजिटल फॉर्म में हो चुके हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, वो डिजिटल फॉर्म में यहाँ इस पोर्टल पे डालते ही वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत से राशन कार्ड के नाम पे फर्जी राशन कार्ड भी मार्केट में घूम रहे हैं, तो वो उसे रिजेक्ट कर देगा। ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो ऐसे में आप लोग इसको बहुत, अभी अगला सेशन हम लोग प्रेजेंटेशन के माध्यम से लेके चलेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ बताने का है कि ई डिस्ट्रिक्ट जन सेवा केंद्र के माध्यम से एक वीएलई फैमिली आईडी पर कैसे काम कर सकता है, उसके बारे में पूरी विधिवत अभी पीपीटी के माध्यम से और वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी। आप लोग अपने सवाल को या तो अभी पोस्ट करते जाएंगे, जब जब आता जाए हम एक एक करके सिरे से सारे सवालों के जवाब लेते जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं शिवम जी, हम अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से, या अभी कुछ आपको ऐड करना हो तो शुरू करें फिर बताएं। जैसे कि आपने कहा कि सरकार खुद लाभ पहुंचाएगी जनता तक, तो इसका मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हम लोगों ने फैमिली आईडी के डेटाबेस को बेसिक एजुकेशन के डेटाबेस के साथ चलाया और ये हम लोगों ने मैप किया। हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि तकरीबन 20 लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके माता पिता तो राशन कार्ड में ऐड हैं, लेकिन जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है वो राशन कार्ड में ऐड नहीं है। जब ये आइडेंटिफाई हुआ और फिर हम लोगों ने ग्राउंड पर चलाया, तो फिर जो स्कूल में बच्चे थे उनको भी राशन कार्ड में ऐड करने की प्रक्रिया को सरकार ने चलाया। तो ये एक एग्जाम्पल था जिससे कि उस लाभ का प्राप्त जो कि 2 ही सदस्यों को हो रहा था, अभी 3 या 4 सदस्यों के होने लगा। तो ये सारा जो डेटा का एनालाइज करना है, ये सारा कुछ फैमिली आईडी के थ्रू हो रहा है। जी जी जी, तो ठीक है। मैं अब अपने स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से नेक्स्ट अब ई डिस्ट्रिक्ट के बीएलई कैसे इस पे काम कर सकते हैं उसके बारे में मैं अब अपना प्रेजेंटेशन शो करने जा रहा हूँ। जी बिल्कुल जी। आप लोग अपना क्वेश्चन जारी रखिएगा, हर क्वेश्चन का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे।
बस मेरी पीपीटी अपलोड हो रही है। बहुत एक लंबी जर्नी हम लोगों ने तय किया है ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। 2008 में बहुत सारे बीएलई हमारी जानकारी में हैं, आप लोग भी अभी जो दर्शक हैं उसमें होंगे। शुरुआत हम लोगों ने कुछ एक सर्विसेज से शुरू करी थी। आज डेटाबेस और डिजिटल इंडिया के बैनर तले हम लोग कहां से कहां तक पहुंच गए। मंशा हमेशा आपकी सरकार के एक मैसेंजर के रूप में होना चाहिए। पैसा कमाना तो आदमी कमाता है, लेकिन एक नागरिकों को, अपने आसपास के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा लाभ सुविधा उपलब्ध कराया जा सके, यह आपका हमेशा से ध्येय होना चाहिए। इस पे जितना करके आप आगे बढ़ेंगे, एक समय के बाद आपको खुद से ये महसूस होने लगेगा कि चीजें धीरे धीरे करके आप जिस उद्देश्य के लिए अपने सेंटर का यूज कर रहे हैं, आप जिस उद्देश्य के लिए आप अपने चूंकि सामाजिक रसूख के साथ साथ आपको अपनी अर्निंग चाहिए होती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से प्राप्त हो सकती हैं। जस्ट होल्ड। अब बात करते हैं, ये वेबसाइट है जिस वेबसाइट की अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान। सभी परिवारों को मिलेगी फैमिली आईडी। लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति। जैसे कि अभी एक भाई पूछ भी रहे थे कि क्या लाभ मिल सकता है इसमें, तो छात्रवृत्ति, स्किल डेवलपमेंट, किसानों को सब्सिडी अनुदान, श्रमिकों को अनुदान, युवाओं को रोजगार और पेंशन। ये जो समाज की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन योजनाओं में आपके साथ जस्टिस हो सके, नागरिकों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो, इसलिए इस फैमिली आईडी को यहाँ पे प्रयोग में लाया जा रहा है। यहाँ इसके बारे में थोड़ी सी वही बात लिखी गई है कि नौकरी के अवसर प्राप्त करने के लक्ष्य को सक्षम करने के लिए परिवार आईडी को योजना को लागू की गई है। फैमिली आईडी के तहत राज्य सरकार में प्रत्येक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी की जाएगी। राज्य के परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित करेगी, जिसका उपयोग राज्य में प्रत्येक घर के पात्र लाभ के सक्रिय वितरण को सुनिश्चित करना होगा। अर्थात वही मैंने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो बेहतर किया जा सके। अगली स्लाइड मेरी ये है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की। जो हमारे बीएलई बंधु जो ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल चलाते हैं, यहाँ पर आकर के अपना क्रेडेंशियल देने के बाद ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल लॉगिन कर लेंगे। ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉगिन करने के बाद वो सर्विस पेज पे आएंगे। यहाँ जो आप देख पा रहे हैं सर्विस पेज है। आप नीचे आएंगे, विभागीय एकीकरण सेवाएं एवं एसएसडीजी निस्तारित आवेदन। यहाँ पे विभागीय एकीकरण सेवा के बारे में लिखा हुआ है, जिसको कि इंटीग्रेटेड सर्विस के नाम से जाना जाता है। आप लोग इंटीग्रेटेड सर्विस पे जाकर के क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। उस पेज पे आ जाएंगे आप, कोटा सर्विस वाले पेज पे। तो यहाँ जैसे जिस भी बीएलई का ये स्क्रीन है, वहां लिखा हुआ है अवेलेबल बैलेंस 8। ये अवेलेबल बैलेंस, इसी अवेलेबल बैलेंस के अंतर्गत ही आपको ये कोटा सर्विस के अंतर्गत आ रहा है। इस फैमिली आईडी पे ट्रांजेक्शन को आपको करना होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि ई डिस्ट्रिक्ट में आप सभी बीएलई जानते होंगे कि कोटा सर्विस क्या होता है। 5 एप्लीकेशन बराबर 1 कोटा होता है। 5 कोटा से लेके 50 कोटा तक एक बीएलई एक टाइम में परचेज कर सकता है। एक तरीके से ये कोटा सर्विस का वॉलेट है, ठीक है। ऐड कोटा करके आप ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोटा है तो अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पे आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आपको जो नेक्स्ट पेज अपीयर होगा, इसमें आएंगे तो सारे इंटीग्रेटेड सर्विस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इसमें आप 36 नंबर पे सबसे नीचे और नई सर्विस, आप राइट हैंड में नीचे की तरफ देखेंगे तो प्लानिंग डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर फैमिली आईडी, ये आपको दिखाई देगी। इस सर्विस में आकर के आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ये सामने आपको ये पोर्टल दिखाई देगा, जिसमें बीएलई का सीएससी आईडी दिखाई देगा, जो ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी है उसके नाम से वो आईडी डायरेक्ट हुक होकर के खुलेगी। एप्लीकेंट, अब यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, उसके मोबाइल नंबर पे जाएगा आपका ओटीपी। यहाँ पे आप ये सारी सूचना डालेंगे और डालने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे।
यहाँ पे कुछ सूचनाएं दी गई है नेक्स्ट करने पे कि परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु सभी सदस्यों का मोबाइल ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए सभी सदस्यों का मोबाइल आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है, ये बड़ा टेक्निकल लाइन है, इसको बहुत ध्यान से हम लोग इसको एलोबरेट कर देते हैं कि ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड पहले से उपलब्ध है, उनकी राशन कार्ड की संख्या ही फैमिली आईडी होगी तथा उनको फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड प्रिंट की जा सकती है। अर्थात जिन आवेदकों के पास पहले से राशन कार्ड है, राशन कार्ड का नंबर डालने पर, ओटीपी आने पर तत्काल आपको एक सर्टिफिकेट फैमिली आईडी की जनरेट हो जाती है। इनके मामले में ना किसी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन होगा। अगर वो चाहें आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करके उनको उपलब्ध करा सकते हैं। आगे है, ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किसी परिवार से जुड़े हैं, उन्हें किसी अन्य परिवार में नहीं जोड़ा जा सकता। इसका भी क्वेश्चन आएगा तो अभी हम लोग जवाब देंगे कि किसी भी प्रकार से अगर कोई राशन कार्ड में, मान लीजिए कि मैं किसी परिवार के राशन कार्ड में नहीं जुड़ा हूं तो या जुड़ना चाहता हूं, तो ऐसे नहीं होगा। यहाँ से जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। वो उसकी सप्लाई डिपार्टमेंट के राशन कार्ड की व्यवस्था और पंचायत सेक्रेटरी के आधार पर ही उसके जुड़ने की एडीओ पंचायत के अप्रूविंग अथॉरिटी के आधार पर ही हो पाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समस्त आवश्यक जानकारी पूर्णतः सही भरे एवं सत्यापन आसानी से किया जा सके, जिससे कि सत्यापन आसानी से किया जा सके। तो सूचना स्पष्ट और साफ भरें और सही अक्षरों में भरें। नेक्स्ट करने पर अब जैसे ये तो हो गया उन लोगों के लिए जिनके पास राशन कार्ड धारक, हाँ, ये उसके आगे बता रहा है कि जिसके पास है, आप यहाँ पे वो डिटेल आधार करेंगे, सबमिट करेंगे। सबमिट करके जो मोबाइल पे ओटीपी आ रही है, ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। और आप देख पा रहे होंगे ऊपर फैमिली आईडी लिखी है, फैमिली आईडी के आगे वही राशन कार्ड नंबर होगा। यहाँ पे जिसके पास राशन कार्ड नहीं है, उस स्थिति के लिए मैं ये स्लाइड को यहाँ से रोकते हुए यहाँ से आगे की प्रक्रिया एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। फैमिली आईडी पोर्टल पर आपका स्वागत है। फैमिली आईडी प्राप्त करने के लिए आप इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए मुख्य रूप से आपको 3 विवरणों को दर्ज करना होगा: आवेदक का विवरण, परिवार के सदस्यों का विवरण और परिवार का पता। यदि आप राशन कार्ड धारक हैं तो आपकी राशन कार्ड संख्या ही आपकी फैमिली आईडी होगी। पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए पोर्टल के होम पेज पर रजिस्ट्रेशन अथवा पंजीकरण बटन पर क्लिक करें। पंजीकरण की प्रक्रिया आरंभ करने से पहले कृपया दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। अपना नाम और आधार से लिंक मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। सही नंबर को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करें एवं स्क्रीन पर दर्शाए गए कैप्चा को कैप्चा बॉक्स में दर्ज करके सबमिट बटन पर क्लिक करें। सबमिट हो जाने के बाद आपकी स्क्रीन पर एक धन्यवाद एवं सफल पंजीकरण का संदेश प्रदर्शित होगा। अब पोर्टल पर लॉग इन करने एवं फैमिली आईडी प्राप्त करने हेतु साइन इन टू कंटिन्यू लिंक पर क्लिक करें। साइन इन करने के लिए अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करके सेंड ओटीपी बटन पर क्लिक करें। दर्ज मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। सही नंबर को ओटीपी बॉक्स में दर्ज करें एवं स्क्रीन पर दर्शाए गए कैप्चा को कैप्चा बॉक्स में दर्ज करके साइन इन बटन पर क्लिक करें। साइन इन करने के बाद आप सीधे पंजीकरण प्रक्रिया की स्क्रीन में पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ने के लिए आधार नंबर बॉक्स में अपना आधार नंबर दर्ज करके आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। यदि आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है तो आधार ई-केवाईसी के माध्यम से आप अपनी फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं।
यदि आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है तो फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हेतु आगे बढ़े पर क्लिक करें। आगे बढ़ने के बाद आप पंजीकरण के पहले चरण को पूर्ण करेंगे। यहाँ सहमति चेकबॉक्स पर क्लिक कर ओटीपी भेजिए बटन पर क्लिक करें। आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। यदि आपका नंबर आधार से लिंक न हो तो पहले नजदीकी आधार केंद्र पर जाकर अपडेट कराएं। आधार लिंक नंबर एक्टिव होने की दिशा में प्राप्त हुए सही ओटीपी नंबर को ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर वेरीफाई करें पर क्लिक करें। स्क्रीन पर प्रदर्शित डिटेल्स को कंफर्म कर ले एवं अन्य फील्ड्स में अपना जवाब दर्ज कर आगे बढ़ो पर क्लिक करें। परिवार के अन्य सदस्यों को जोड़ने के लिए आधार नंबर बॉक्स में संबंधित सदस्यों के आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी भेजे बटन पर क्लिक करें। संबंधित सदस्यों के आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। प्राप्त हुए सही ओटीपी नंबर को ओटीपी बॉक्स में दर्ज कर वेरीफाई करें पर क्लिक करें। यदि कोई सदस्य किसी अन्य परिवार में पहले से जुड़ा है तो उसको यहाँ जोड़ना संभव नहीं होगा। स्क्रीन पर प्रदर्शित डिटेल्स को देख के कंफर्म कर ले एवं प्रदर्शित फील्ड्स जैसे विवाहित स्थिति, आधार लिंक मोबाइल नंबर एवं पति पत्नी का नाम में अपना जवाब दर्ज करने के साथ साथ संबंधित सदस्यों का आवेदन से संबंधित भी दर्ज करें। सभी डिटेल्स दर्ज करने के बाद सुरक्षित पे क्लिक करें। यदि किसी सदस्य की डिटेल्स में संशोधन करना हो तो एडिट आइकन पर क्लिक करके संशोधन कर सकते हैं। इसी तरीके से परिवार के सभी सदस्यों को एक एक करके जोड़े और सभी सदस्यों को जोड़े जाने की दिशा में पता जोड़ने के लिए आगे बढ़े। परिवार का पता जोड़ने के लिए शहरी या ग्रामीण में से एक विकल्प का चयन करें। तत्पश्चात प्रदर्शित फील्ड्स में परिवार का पता विस्तार में दर्ज करें। पता दर्ज हो जाने की दिशा में सुरक्षित कर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करें। पंजीकरण के अंतिम चरण में सभी दर्ज डिटेल्स को जांच लें। फाइनल सबमिशन के पश्चात किसी भी विवरण को संशोधित किया जाना संभव नहीं होगा। डिटेल्स सही होने की दिशा में सहमति चेकबॉक्स पर क्लिक कर फाइनल सबमिशन पर क्लिक करें। आपने अपना आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया है। आपकी प्रोविजनल आईडी नंबर और एप्लीकेशन नंबर स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। साथ ही एक एसएमएस आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होगा, जिसे आप अपने पास नोट कर सकते हैं या लिंक पर क्लिक कर प्रोविजनल आईडी डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी के सत्यापन एवं एसडीएम या बीडीओ के अनुमोदन के बाद फैमिली आईडी आपके एसएमएस नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति चेक करने के लिए आप इस पोर्टल का इस्तेमाल करें। धन्यवाद। जी, तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि एक बृहद प्रक्रिया इसकी क्या है। बीच में राशन कार्ड अगर आपके पास है तो वो पूरी प्रक्रिया एक जगह शुरुआत में ही रुक जाती है, वहीं से आपकी पूरी फैमिली का डेटाबेस फैच होकर के सर्टिफिकेट पे आ जाता है। अगर आपकी राशन कार्ड नहीं है, ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा वेरीफाई करने के बाद अप्रूविंग अथॉरिटी द्वारा उसको अप्रूवल मिलने के बाद आपके एसएमएस के जरिए आवेदक को इसकी सूचना आ जाती है और वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। इसी दौरान जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे होते हैं, इसी दौरान आपके जो कोटा है, कोटे से एक कोटा का डिडक्शन कर लिया जाता है। अर्थात जो ही आप अपना ये आवेदन कंप्लीट करते हैं, कंप्लीशन के साथ ही एक कोटा आपके वॉलेट से माइनस हो जाता है। जी शिवम जी कुछ कहना चाहें, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चनार देखते हैं। बीएलई बहुत सारा सवाल कर रहे हैं इसको लेकर के। जी, इसमें हम कुछ लाइन जोड़ना चाहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना ही चाहिए, अन्यथा उस सदस्य को ऐड नहीं किया सकता। प्लस जो आवेदक है, जो पहला आवेदक है, उसकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट में और ऐड करना चाहूंगा। तो इस बात का भी बीएलई को रिक्वेस्ट है कि वो अच्छा, मैं इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा जो उस दिन हम लोगों की वीसी हुई थी उसकी स्क्रीनशॉट मैंने लिया था, तो मैं वो पीपीटी चलाता हूँ जिसमें रेलेवेंट चीजें हैं, हम लोग उस पर थोड़ा सा बता लेते हैं। जी आपको दिख रहा है सर शिवम जी? हाँ जी, हाँ जी, जी जी दिख रहा है। हाँ, तो ये जी तो ये पॉइंट को थोड़ा सा एलोबरेट करते चले, मैं नेक्स्ट करता चल रहा हूँ।
हाँ, तो बात कर लाभार्थियों को, जैसे कि बताया कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि यदि कोई पेरेंट्स राशन कार्ड में ऐड है तो उसके बच्चे भी राशन कार्ड में ऐड होने ही चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि बेसिक एजुकेशन के साथ हम लोगों ने ये एक्सरसाइज किया। तो पहला है कि सभी पात्र लोग हो इस तरह से पूरा करेंगे। डुप्लीकेट और फर्जी लाभार्थियों को हटाना। हम लोग क्या कर रहे हैं कि फैमिली आईडी जो मैपिंग है वो विभिन्न विभागों की योजनाओं से बैकएंड में लगातार कर रहे हैं। इसकी वजह से हम लोगों ने, अगर मैं एग्जांपल दूं, तो ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन, कोई महिला है तो वो या तो ओल्ड एज पेंशन पाएगी और या तो विडो पेंशन पाएगी। तो जबकि हम लोगों ने चेक किया तो 6000 कुछ महिलाएं ऐसी मिली जो कि दोनों योजनाओं का लाभ ले रही है। हम लोगों ने इसके लिए संबंधित विभागों को पत्र लिखा और उसके माध्यम से घोस्ट बेनिफिशियरीज को हटाए गए। छूटे हुए लाभार्थियों और जरूरतमंद परिवारों के, जैसे कि यदि कोई परिवार जो राशन कार्ड में ऐड है उसके उस परिवार में सिर्फ 2 बच्चियां हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, तो कन्या सुमंगला योजना है। हम लोगों ने 15 करोड़ डेटा को एनालाइज किया और आइडेंटिफाई किया कि ऐसे कितने परिवार हैं जहाँ पर 2 बच्चियां हैं और उनकी आयु 18 वर्ष से कम। तो उन बच्चों को आइडेंटिफाई करके हमने वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट को दिया है, जिससे कि सरकार विभाग खुद उन बच्चियों तक पहुंचेगा और उनको कन्या सुमंगला योजना का लाभ देगा। ये सारा जो बैकएंड प्रोसेस है, बैकएंड वर्क है, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लस सरकार की सभी योजनाओं का संतृप्तिकरण, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम सरकार चूंकि अब खुद ही बेनिफिशियरीज तक, खुद ही लाभार्थी तक पहुंच रही है, जिससे कि लाभ अधिक से अधिक जनता तक पहुंचेगा। जनता को नहीं आना पड़ेगा, सरकार खुद ही लाभ पहुंचाएगी जनता तक। लाभों के लक्षित विवरण के लिए सभी विभाग उठाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात। जब कोई भी लाभ, यदि सारे डेटाबेस आइसोलेशन में पड़े हुए, वुमेन वेलफेयर डिपार्टमेंट अपना मेंटेन कर रहा है, बेसिक एजुकेशन विभाग अपना मेंटेन कर रहा है, जब इन सभी विभागों को आपस में एकीकरण किया गया, बहुत से लाभ है जो कि एक्स बेनिफिशियरी इस दूसरे विभाग का भी लाभ लेने के लिए एलिजिबल है, लेकिन जानकारी की कमी होने की वजह से लाभार्थी उन तक पहुंचता ही नहीं है। तो चूंकि अब हमारा पूरा डेटाबेस सेंट्रलाइज हो गया, इंटीग्रेट हो गया है, तो सरकार विभिन्न डेटाबेसेस को स्टडी करके खुद ही उस लाभार्थी तक पहुंचेगी। कुल मिलाकर के इस स्क्रीन में जो आप देख पा रहे हैं, यही सरकार की मंशा है और सरकार इसी मंशा के तहत इस फैमिली आईडी पे काम कर रही है। बिल्कुल सही। कौन परिवार ये हिस्सा ले सकते हैं, इसकी छोटी सी एक परिभाषा है। मैं ये स्लाइड को पढ़ देता हूँ सर। परिवार को यथास्थिति निम्नवत परिभाषित किया गया है: स्वयं पुरुष या स्त्री, उनकी पत्नी अथवा उनका पति, न्यायिक रूप से पृथक या पति या पत्नी से भिन्न। ठीक है। स्वयं के माता पिता, स्वयं पर आश्रित वयस्क अवयस्क भाई बहन, वयस्क भाई बहन व उनके परिवार जो संयुक्त परिवार के रूप में रहते हों, अवयस्क संतानें, आश्रित वयस्क संतान संतानें, न्यायिक रूप से पृथक विवाहित पुत्री सहित विवाहित अथवा अविवाहित वयस्क पुत्र एवं उसकी पत्नी एवं अन्य संतानें जो संयुक्त रूप से परिवार में एक साथ रहते हों, दत्तक पुत्र पुत्री, अन्य कोई ऐसा वयस्क अवयस्क व्यक्ति जो परिवार के मुखिया के रूप में कमाऊ सदस्य पर आश्रित हो, मुखिया जो जिसको परिवार के सदस्य के रूप में जोड़ना चाहे। यहाँ पे खैर ये लंबी हम लोग का इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो लंबा मुझे लगता है हो जाएगा। ये सारी सूचनाएं फैमिली आईडी के पोर्टल पे आप लोगों को मिलेगी, बाकायदे वहाँ सारी जानकारियां भी हैं। फिर भी कोशिश है कि आप लोगों को इस सेशन में ज्यादातर जानकारी दे दी जाए। एक नागरिक अपने परिवार का पहचान पत्र कैसे प्राप्त कर सकता है? राशन कार्ड और फैमिली आईडी, ये जैसे कि बताया सर ने कि 2 तरीके हो सकते हैं। राशन कार्ड धारक के लिए एक डेटाबेस है, एक गैर राशन कार्ड के लिए है, तो 2 माध्यम है। तो राशन कार्ड वाला माध्यम बताया कि करीब 3.6 करोड़ परिवार यानी 3.5 करोड़ के लगभग परिवार जो है राशन कार्ड धारक हैं। उसके अलावा जो शेष बचे लोग हैं, कई एक परिवार से 2 परिवार बन गए, अब ऐसे हो गए राशन से बाहर हो गए राशन कार्ड से,
तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो उनको टारगेट, जो हमारा टारगेट और वो है, उनको टारगेट करना है। जानकारी जागरूकता तो सबके बीच में देना है। अभी बात करें, ये सर्टिफिकेट का एक मॉडल मैंने बताया, जो शुरू में बताया जा चुका है। इसमें यूजर चार्जेस के बारे में थोड़ा सा है, वो मैं बता दूं। स्वयं पंजीकरण अगर कोई नागरिक करता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, लेकिन कॉमन सर्विस सेंटर CSC जन सेवा केंद्र के माध्यम से अगर कोई पंजीकरण करने आता है तो 30 रुपया इसके लिए निर्धारित शुल्क उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्धारित किया है। वो 30 रुपए में से जिस तरीके से ई डिस्ट्रिक्ट के आय जात निवास के लिए आप लोगों का जो शेयरिंग सिस्टम है कि कितना पैसा सरकार के हिस्से में जाता है, कितना आपके हिस्से में रहता है, वो सारी चीजें हैं, तो उसमें 30 रुपया आप नागरिक से ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ और अब खास नहीं है, कुछ FAQs हैं। ये पॉइंट हम लोगों ने कवर कर ही लिया है कि फैमिली आईडी क्या है, फैमिली आईडी की आवश्यकता क्यों है, क्या फैमिली आईडी लेना अनिवार्य है। अगर मेरे पास ये थोड़ा सा एक बार आप उत्तर दे दें, मैं कुछ प्रश्न करने जा रहा हूँ। क्या फैमिली आईडी लेना अनिवार्य है, ये प्रश्न हो सकता है? जी नहीं, पर फैमिली आईडी अनिवार्य नहीं है। इसकी वजह से किसी को भी किसी लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा। ये पूर्णतया ऑप्शनल है, आपकी इच्छा के ऊपर है। लेकिन हाँ, अगेन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस फैमिली आईडी लेने से आपको सरकार के द्वारा बहुत से बेनिफिट, जो कि आपको टफ होता है लेने के लिए, सरकार आप तक खुद पहुंचेगी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि सभी सदस्य, सभी VLEs, सभी सदस्यों का फैमिली आईडी बनवाएं। यानी कि अगर ऐसे बात कर लें, थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे, कि रेलवे के विंडो पे खड़े होकर के टिकट लेना और ऑनलाइन टिकट ले लेना। जी बिल्कुल। जैसे कहने का मतलब कि तब डेटाबेस आपके लिए काम करने लगेगा। एक ये है कि आप प्रधान से रिकमेंडेशन करवाएंगे, DDO साहब के पास जाएंगे, जगह जगह आप दौड़ लगाएंगे, तब जाकर के चीजें बनेंगी। और आप इस माध्यम से अगर आते हैं तो आपका ऑलरेडी सूचना डेटाबेस फैमिली आईडी का जो पोर्टल है वो खुद ही आपको एक तरीके से सेग्रीगेट करके सरकार के संबंधित विभाग के पास भेज देगा कि ये लाभार्थी के लिए पूर्ण रूप से पात्र हैं, इनको लाभ दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब एक क्वेश्चन है कि फैमिली आईडी पंजीकरण हेतु कौन आवेदन कर सकता है? इसमें उत्तर दिया गया है, परिवार का कोई भी वयस्क आवेदक हो सकता है। जैसे इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूं, थोड़ा अगर कुछ गड़बड़ होगा तो बताइएगा शिवम जी, क्योंकि मैं भी खुद सीख रहा हूं। हम अपने VLEs के सिखाते सिखाते कोशिश करते हैं, और चूंकि आप विशेषज्ञ हैं, इस विभाग से हैं, तो मैं जो समझ में आया कि मेरे परिवार में मेरे पिताजी परिवार के मुखिया हैं और मैं 18 साल से अधिक वयस्क हूं, परिवार का एक एडल्ट पर्सन हूं, तो मैं जाकर के आवेदन कर सकता हूं। और इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मुखिया ही जाकर के आवेदन करेगा। यानी कि फैमिली आईडी का फैमिली पर जी बिल्कुल अपना कोई नहीं है, परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य जो कि 18 वर्ष से ऊपर है, कोई भी आवेदन कर सकता है। जरूरी नहीं है कि मुखिया। एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ये आती है कि मुखिया जो है वो जनरली 70 इयर्स 80 इयर्स का होता है, वो बहुत कंप्यूटर सेवी कई बार नहीं होता है। तो इस चीज को ना, ये समस्या ना हो, इसकी वजह से कोई भी वयस्क सदस्यों को इसमें हाँ, जब आप अपने पिताजी को जोड़ेंगे तो आप उनसे अपना संबंध चुनेंगे, वहां पर आपको सही संबंध ढूंढना है। जैसे अगर आपने आवेदन किया मुखिया का संबंध हो गया, तो आपने आप पिता को एज एन सदस्य ऐड किया, तो आप उनके पिता, अपने संबंध में पिता चुनेंगे। अपने बेटे को आपने ऐड किया तो पुत्र चुनेंगे, इस तरीके से। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, यदि मैं राशन कार्ड धारक हूं तो फैमिली आईडी में कोई सदस्य कैसे जोड़ सकता हूं? इसमें लिखा है फैमिली आईडी में सदस्य जोड़ने के लिए आपको पहले राशन कार्ड में सदस्यों को जोड़ना होगा। राशन कार्ड का जो राशन कार्ड का डेटाबेस है और जो हमारे फैमिली आईडी का डेटाबेस है, वो पूर्णतया आपस में सिंक मोड में है। यदि राशन कार्ड में कोई सदस्य आज ऐड होता है या कोई परिवार आज ऐड होता है, तो वो नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर अपने आप ही फैमिली आईडी वाले डेटाबेस में सिंक हो जाता है। तो यदि परिवार राशन कार्ड में ऐड है या सदस्य राशन कार्ड में ऐड है, तो फैमिली आईडी उसकी ऑटोमेटिक बन जाएगी, उसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। आगे क्वेश्चन लेते हैं कि फैमिली आईडी को पहचान के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
नहीं, अभी ये ऐसा नहीं उत्तर है नहीं। बिल्कुल जी जी जी, आप बताएं सर, आप बताएं। नहीं सर, अभी फैमिली आईडी को परिवार के फैमिली आईडी पहचान पत्र के रूप में लीगल टेंडर नहीं है। तो ये सिर्फ योजनाएं का लाभ किसी से दिया जा सके सिटीजन को, इसके लिए ही इसका उपयोग। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, फैमिली आईडी प्राप्त करने के पश्चात मैं और मेरा परिवार राशन कार्ड और राशन पाने के पात्र होंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राशन कार्ड के लिए पात्र होने के लिए आपको फूड एंड सिविल सप्लाई का जो सिस्टम है उसके थ्रू ही प्रोसेस करना है। हाँ, लेकिन यदि भविष्य में सरकार को लगता है कि आपका परिवार आपके विभिन्न जो योजनाओं हैं उसके डेटाबेस के सिंक पर सरकार को ये लगता है कि ये परिवार जो है या ये सदस्य जो है वो राशन कार्ड का पात्र भी है, तो फैमिली आईडी का डेटाबेस खुद ही फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट को ये नोटिफाई करेगा कि इस परिवार को, इस सदस्य को आप राशन कार्ड में ऐड करिए। लेकिन बाय डिफॉल्ट आपने फैमिली आईडी बनवा ली तो आप राशन कार्ड के पात्र हैं, ऐसा नहीं। अगला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें लिखा है कि फैमिली आईडी, ये सारे मिथ हैं, जो अवधारणा है गलत वाली, उसको थोड़ा सा यहाँ सुधार करने का प्रयास किया गया है कि फैमिली आईडी योजना के अंतर्गत पंजीकरण, अन्य योजनाओं और रोजगार प्राप्त होने की सुनिश्चितता है। यानी कि फैमिली आईडी मिल गई तो आपको अन्य योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा और आपको रोजगार मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह सिर्फ लाभार्थियों को चिन्हांकित कर प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए है कि आपको विभिन्न योजनाओं में प्राथमिकता दी जाए, गारंटी नहीं और प्राथमिकता। तो यहाँ अब इस स्क्रीन को बंद करने के साथ हम लेते हैं जो हमारे बीएलई भाई या जो भी दर्शक बंधु हमें इस समय रियल टाइम में उन्होंने क्वेश्चन किया है, कुछ क्वेश्चंस जो अभी हम लोगों ने एड्रेस नहीं किया है उसको लेते हैं और उस पर बात करते हैं। भी एक मिस्टर अभिषेक कुमार पांडे जी लिखते हैं, आपको स्क्रीन पे सामने दिख पा रहा होगा कि चौबे जी फैमिली आईडी से लाभ, तो लाभ सर बताया जा चुका है, अभी बार बार हम लोग इसको दोहराते गए हैं, तो अलग से फिर से रिपीट करने का मीनिंग कुछ नहीं है। फिर भी आप ये समझ लें कि इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप को विभिन्न सरकार की योजनाओं का ये एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म होगा जो आपको ट्रैक एंड मॉनिटर करेगा कि आपको उस योजना का लाभ मिल सके। एक बीएलई महोदय है मेराज अंसारी, सर इनका जवाब आप दे सकते हैं। फैमिली आईडी के लिए कैंप लगा सकते हैं क्या? जी हाँ, इसके लिए जो क्या नाम है, डीएम साहब के अध्यक्षता में जो डीजीएस सोसाइटी है उसके थ्रू हमारे नियोजन विभाग से एक पत्र भी इसके लिए प्रोसेस किया जा रहा है कि उस फंड का उपयोग करके आप अपने जनपद में फैमिली आईडी के लिए कैंप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। इवन इस मामले में मैं बता जी, हमारा उद्देश्य भी यही है कि अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार हो, अधिक से अधिक लोगों की फैमिली आईडी बने। मेरा जी यहाँ मैं थोड़ा टॉपअप करना चाहूंगा कि चूंकि देखिए आप बीएलई हैं और बीएलई का उद्देश्य ये है कि सरकार की जो भी योजनाएं हैं आम जनता के बीच में लेके जाना डिजिटल माध्यम से। तो इस योजना के संबंध में अधिकृत बैनर आप लगाएं, संबंधित जो आपके जिस ग्राम पंचायत क्षेत्र में आप काम करते हैं, तो अभी कोई सेंटर लगाया होगा तो इससे क्या बेहतर होगा कि संबंधित प्रधान जी को मोबिलाइज करें, पंचायत भवन में अपना सेटअप लगा करके वहां बैठ करके गांव के बीच में जो भी चौपालें लगती हैं वहां जाए, लोगों को मोबिलाइज करें, संभव हो अगर सुविधा हो वहां पे तो वहीं पे जाके कैंप लगा करके पूरे गांव का एक सिरे से इसमें जानकारी दें और जिनका संभव हो सके कार्ड बनाएं। ये आपकी ड्यूटी का हिस्सा भी है, इसे आप ऐसे कर सकते हैं और ये आपके लिए व्यवसाय का भी वजह बन सकता है क्योंकि आप जब इस पे प्रिंट करेंगे, उनको सर्टिफिकेट देंगे तो आपको भी इससे फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मोहम्मद रिजवान इदरीसी साहब, आप लगातार इसमें एक्सिस बैंक के सैकड़ों बार आपने कट कॉपी पेस्ट किया है। एक्सिस बैंक का ये बीसी नहीं है,
इस संबंध में आप अलग से हमसे बात कर लें। करण रावत जी पूछते हैं सीएससी से कैसे बन रहा है। तो सीएससी उन जनपदों में ये फैमिली आईडी बना रही है जिन जनपदों में सीएससी के माध्यम से ई डिस्ट्रिक्ट योजना का संचालन किया जा रहा है। मेरा जी आपका जवाब दिया जा चुका है। अगला है मोहम्मद चांद साहब लिखते हैं फैमिली आईडी क्यों बन रहा है, इसका फायदा क्या है। एक बार सर अपने स्तर से थोड़ा समझाएं, फिर मैं अगला एक क्वेश्चन लेता हूँ। फैमिली आईडी क्यों बन रहा है इसका बताइए। जैसे कि हम लोग पहले भी बता चुके हैं, फैमिली आईडी का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार जनता। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। ठीक है, मैं बताता हूं कि फैमिली आईडी क्यों बन रहा है। जैसा कि अभी हम लोगों ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है, क्योंकि सरकार अब डिजिटल जब प्लेटफॉर्म हमारे पास गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है। पहले एक समय हुआ करता था कि एक ही चौराहे पे दो लोग खड़े होते थे, मिलने के लिए आते थे, और डिजिटल माध्यम नहीं था तो वो लौट जाते थे, 50 किलोमीटर दूर चले जाते थे वापस बगैर मुलाकात के। लेकिन अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से चीजों की सटीकता के आधार पर चीजों को लेके हम आगे बढ़ते हैं। सरकार भी एक एक व्यक्ति तक योजना का लाभ समुचित रूप से पहुंचे, इसका वो इंश्योर करा रहे हैं। मेरा ब्लूटूथ बंद हुआ है क्या? एक व्यक्ति तक मेरी आईडी आवाज मिल रही है क्या सर? हाँ जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है सर। आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे यही उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और उसकी ट्रैकिंग मॉनिटरिंग प्रॉपर ढंग से हो सके। अगला एक लेते हैं। जैसे एक मेली भाई हैं धीरज मिश्रा साहब, इनके सवाल का जरा सा आप जवाब दें, तब तक हम अपना ऑडियो सिस्टम सही करें। जब हमारे यहाँ ई डिस्ट्रिक्ट सेवा नहीं है सीएससी में, तो इस योजना को कैसे चलाएं वीएलई प्रयागराज में? नहीं सर, जो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल है, जो e-district.up.gov.in है, उसमें उसके माध्यम से कोई भी वीएलई परिवार आईडी के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी ये नया ही ऐड किया गया है, हार्डली पिछले 10 से 15 दिनों पहले। इसके माध्यम से वो इंटीग्रेटेड सेवाओं का उपयोग करके 36 नंबर पे जाकर के नियोजन विभाग के फैमिली आईडी के लिए अप्लाई कर सकता है। अभी ये सुविधा दे दी गई है। अजय सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सॉरी, एक क्वेश्चन है गोविंद कुशवाहा जी का कि जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उनका कैसे बायोमेट्रिक का ऑप्शन होता है? मतलब इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या बायोमेट्रिक का भी ऑप्शन है, उससे कर सकते हैं? अभी बायोमेट्रिक का ऑप्शन नहीं है। अभी यही रिकमेंडेशन है हमारी कि वो पहले आधार में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवाएं, उसके पश्चात फैमिली आईडी के लिए अप्लाई करें। लेकिन हाँ, हम इस पर काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको बायोमेट्रिक और फेस के थ्रू भी हम अप्लाई करवाएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ मोबाइल नंबर ही ऑप्शन है। आप पहले आधार में मोबाइल नंबर ऐड करवाएं, देन अप्लाई करें। अच्छा, सौरभ केसरवानी साहब का सवाल है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और शुरू में हम लोगों ने डेटाबेस पे बताया भी है। तो इनको बिजनेस प्रॉस्पेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, आप जरा इसको एड्रेस करें।
नहीं सर, 90% लोग का राशन कार्ड बना है ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सरकार की तरफ से जो मैंडेट है वो एक जनपद में, कुछ विशेष जनपदों को छोड़ दिया जाए, जैसे बुंदेलखंड के कुछ जनपद है, प्लस जो क्या नाम है जहाँ पे बाढ़ वगैरह बहुत पे आती है, जैसे बलरामपुर वगैरह हो गया, उन जनपदों को छोड़ दिया जाए तो सरकार का मैंडेट ही है कि 65% से अधिक राशन कार्ड एक जनपद में बनाया ही नहीं जा सकता। तो ऐसा नहीं है कि 90% लोगों का राशन कार्ड बना है, 65% लोगों का राशन कार्ड बना है, बाकी के शेष को फैमिली आईडी बनवानी चाहिए। अच्छा, अब मिराज अंसारी जी का एक और सवाल आया फिर से कि फैमिली आईडी कार्ड के लिए कैंप लगा सकते हैं, जिसका उत्तर दिया जा चुका है। कैंप लगाने के लिए किस किस से परमिशन लेनी पड़ेगी? किसी परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। अभी चूंकि ये शुरुआत हुआ है, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से संबंधित सीडीओ और एडीओ पंचायत और ग्राम प्रधानों तक भी ये जिम्मेदारी जाएगी कि वो आपसे खुद संपर्क करेंगे कि हमारे लोगों को इसमें, चूंकि अभी जागरूकता के संबंध में ही पहली बार हम आपसे बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये शुरुआत होते होते अगले एक आध महीने में चीजें जाएंगी। लेकिन आप लोगों से गुजारिश होगी कि आप लोग इससे संबंधित सूचना और बैनर अपने सेंटर पे जरूर लगाएं और लोगों को जागरूक करें। हफ्ते 10 दिन के अंदर में प्रधानों तक भी इसके बारे में विधिवत सूचना, जानकारी और वर्कशॉप वगैरह होना शुरू हो जाएंगे। जी, आप भी थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड कर दें सर। जी हाँ, बिल्कुल। आप अपने गांव में जो आपके आसपास है उसको अभी परमिशन की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। आप बैनर लगाइए, फेस टू फेस अगर आप बता सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। गांव के प्रधान के थ्रू ग्राम सचिवालय पे बैनर लगाएं। जो आपकी तरफ मेजर जहाँ पे मेजर सिटीजन लोग आते हैं बाजारों में, वहां पर प्रचार प्रसार करें। ऐसा किसी की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, सुनील मौर्य जी का सवाल है कि फैमिली आईडी बन जाने के बाद नए मेंबर को जोड़ने का क्या विकल्प है? तो नया मेंबर जोड़ने का विकल्प सिर्फ और सिर्फ जो फूड एंड सिविल सप्लाई विभाग है, पंचायत के एडीओ पंचायत हैं, पंचायत सेक्रेटरी हैं, उनके माध्यम से ही आपके राशन कार्ड में ऐड करने की व्यवस्था होगी। जी हाँ, बिल्कुल। जिनका राशन कार्ड है वो राशन कार्ड में ही अपना नाम ऐड करवाए। हमारे फैमिली आईडी डेटाबेस में नाम वो स्वतः ऐड हो जाएगा। यदि उसने फ्रेश फैमिली आईडी बनवाई है, जो कि नॉन राशन कार्ड होल्डर्स, उनके लिए भी सदस्यों को जोड़ने का विकल्प प्रक्रियाधीन है। शासन से अप्रूवल मिलते ही मेंबर को जोड़ने या मेंबर वो शासन स्तर पर थोड़ा नामित है, बट हाँ, यदि एक सुनील कुमार जी का प्रश्न है। जी हाँ, सेम ही प्रश्न। व्यक्ति का नाम राशन कार्ड में नहीं है, फैमिली आईडी कैसे बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं, जो एक व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम नहीं है, सरकार की यही मंशा है और जो परिवार है वो भी यही, उसका नाम ही राशन कार्ड में ऐड हो। उसके लिए अलग फैमिली आईडी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जो जिस एक सदस्य का नाम राशन कार्ड में नहीं है उसको राशन कार्ड में ऐड करवाइए, स्वतः ही फैमिली आईडी में अपने आप एक औरत की शादी करके। मतलब हम यहाँ बोल सकते हैं जी, हाँ, मतलब हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं शिवम जी, जी जी बताइए। मैं ये बोल सकते हैं, यानी हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि एक फैमिली जो आईडी है वो इंटीग्रेटेड इंटरनली वो राशन कार्ड से है। राशन कार्ड में जो भी चेंजेज होगा वो सामने डिस्प्ले हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसके लिए अलग से उसके लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं। राशन कार्ड और फैमिली आईडी डेटाबेस आपस में जोड़ते हैं 24 घंटे के अंदर पूरी तरह से वो करता है। जी, मुकेश रंजन मौर्य जी का एक सवाल है कि आने वाले समय में इसका क्या फायदा होगा? इसका आंसर बहुत बार दिया जा चुका है। अगेन वही सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना।
देखिए, सरकार का कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार कोई ऐसा अगर दिशा निर्देश जारी कर दे कि किसी भी लाभ के लिए एक फैमिली आईडी नंबर आपको देना अनिवार्य है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि फैमिली आईडी लाभार्थी योजनाओं का यूनिक आईडी है। प्लेटफॉर्म ऐसा जहां पे लाभार्थी, एक तरीके से यूं बोल सकते हैं कि ये आपका बैंक खाता है, लाभार्थी योजनाओं का बैंक खाता नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल सर। भविष्य में इसको, चूंकि अभी वो हम लोग ये भी ला रहे हैं कि फैमिली पासबुक का एक कॉन्सेप्ट भी सरकार जल्द ही लाएगी, जिसके माध्यम से कोई भी परिवार को किन किन योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है, किस किस सदस्य को प्राप्त हुआ है और कब कब प्राप्त हुआ है, ये सारा कुछ फैमिली पासबुक के माध्यम से जनता के सामने स्वतः भी उपलब्ध किया जाएगा। प्लस वो किन किन योजनाओं के लिए लाभ अप्लाई कर सकता है, उसका जो मतलब जो क्राइटेरिया है, फॉर एग्जांपल फैमिली इनकम, एज, वो किन किन योजनाओं के लिए एलिजिबल है, वो भी उस फैमिली पासबुक में स्वतः प्रदर्शित होगा और वो उनको ये सजेस्ट किया जाए कि आप इन योजनाओं के लिए पात्र पाए जा रहे हैं, आप अप्लाई करिए या सरकार आप तक खुद पहुंचेगी। आखिरी क्वेश्चन लेंगे, बाद में हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रशांत जी पूछते हैं। फिंगर का ऑप्शन दिया जाए तो प्रशांत जी बहुत सारी चीजें फिंगर का ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि अभी शुरुआती दौर में है, आवश्यकता अनुसार चीजें की जाएंगी। जी हाँ, ये ऑलरेडी प्रोसेस में है, हम जल्द ही फिंगर का ऑप्शन देंगे। ये ऑलरेडी है हम लोगों के रोड मैप में और सरकार भी लगी हुई है कि जल्दी से जल्दी फिंगर का ऑप्शन आएगा। अच्छा, दीपक द्विवेदी जी का एक सवाल है कि ई डिस्ट्रिक्ट से फैमिली आईडी का बनाने का चार्ज क्यों? देखिए दीपक जी, आपको अगर ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी आपने ली है तो यहाँ पे आपको रोजगार का एक राइट भी दिया गया है, अधिकार भी दिया गया है कि आपका परिवार का पालन पोषण करने में या आपकी रोजगार को बढ़ावा देने में ये ई डिस्ट्रिक्ट आईडी है। तो जाहिर सी बात है, ई डिस्ट्रिक्ट आईडी पूरी तरह से कॉमर्शियल गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को रोजगार दिए जाने के लिए निर्धारित की गई है, बनाई गई है। तो आपके रोजगार को सुनिश्चित करने के लिए इस पोर्टल पे तमाम सेवाएं लाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत ये सेवा भी जोड़ी गई है कि यदि कोई बीएलई, देखिए बनने को तो आपका आय जात निवास भी डायरेक्ट सिटीजन के माध्यम से बनता है, फिर भी साल में 5 से 7 करोड़ आय जात निवास ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से बनता है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी औचित्य है, तभी ऐसा हो रहा है। तो शिवम जी, अब चूंकि एक नए सत्र में मुझे 5 बजे से जुड़ना है, एक प्रोग्राम जी जी सॉरी, कनेक्टिविटी इश्यू हो जाने की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो क्योंकि अब हमारा उद्देश्य मोटा मोटी आज का पूरा हो चुका है, जो बताना था हमें कि आज का कार्यक्रम हम यहीं पे बाइट करते हैं। नेक्स्ट एक और सेशन लेकर के आएंगे इस संबंध में आप लोगों को अधिक जानकारी के साथ, और अपने आप डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ जुड़े रहें डीएसके में और सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के माध्यम से यूजर मैनुअल से लगाई बहुत सारी जानकारी इसके संबंध में जो भी मिलती रहेगी हम आपको देते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले करीब 56 मिनट से आप सभी हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आप सभी बीएलई के लिए ये कितना हेल्पफुल हो पाता है आज की मुलाकात का कार्यक्रम, ये जरूर कमेंट में डालें। और कोई इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हो, क्योंकि हम लोग का एक छोटा सा प्रयास है कि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक जुड़ सके और ज्यादा से ज्यादा
आपको इंफॉर्मेशन दे सके, क्योंकि हमारा परिवार बीएलई परिवार बहुत बड़ा परिवार है और बहुत बड़ा परिवार होने की वजह से हमें थोड़ा सा आप लोगों को सुविधा दे पाने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं कसर रह जाती है, ऐसा होता है महसूस। तो इसी को ध्यान में रख के ये सब कुछ चीजें हम लोग एक्टिविटी करते हैं जिससे कि आप लोगों तक चीजों को लेके आगे बढ़ सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज की शुभकामनाएं आप लोगों को कि आप लोग हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।